स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। ओके, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, ये अक्सर आपके मन में सवाल आता रहता होगा कि सर अगर हम खोदते जाएंगे तो क्या निकलेगा, क्या हम अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। ये सवाल बहुत सारे छात्रों के मन में आता है। तो क्लास 7 में इसका थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि आखिर आप कैसे जानेंगे पृथ्वी में क्या है और वास्तव में है क्या पृथ्वी में। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओके, और अगर आप IAS PCS की आगे तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको NCERT की 6 से 12 तक की किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। सबसे पहले तो यही चीज़ आप समझ लीजिए कि पृथ्वी जो अंदर से है वो एकदम ठोस है। जैसे आप लोहे की गेंद ले लीजिए, मान लीजिए, वैसे लोहे की गेंद कोई करेगा क्या, लेकिन जैसे आप किसी प्रतियोगिता में जाते हैं तो एक गेंद वहाँ पर फेंकनी पड़ती है लोहे की। एक ऐसा होता है कोई गेम, उसका गोला फेंक शायद उसका नाम है, तो उसमें लोहे की गेंद दी जाती है, आपको उसको फेंकना होता है। तो पृथ्वी हमारी कैसी है, उसी लोहे की गेंद की तरह ठोस है। मैं सिर्फ आपको ठोस के लिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कि ऐसा मत सोचिए कि पृथ्वी हमारी खोखली है, अंदर से गेंद की तरह खोखली नहीं है। जैसे गेंद के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं, लेकिन पृथ्वी हमारी ठोस है। तो ये पहली चीज़, पहला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए। अब चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर, ये चैप्टर नंबर आपका 2 है। ओके, पार्ट 2। फिर यहाँ पर देखिए कुछ बगल में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। पहले चलिए मैं इसको पहले आपको पढ़ा ही देता हूँ। ओके, क्योंकि इसको जब मैं पढ़ूँगा तो ये काफ़ी लंबा है और समझाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग पहले निपटा लेते हैं। क्या आप जानते हैं, ये जो चीज़ दी रहती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, तो इसको ज़रूर पढ़ा कीजिए। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। तो सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है और गहराई कितनी है, 4 किलोमीटर। तेल की खोज अगर बात करें तो इंजीनियर 6 किलोमीटर तक खुदाई कर चुके हैं, यानी कि तेल प्राप्त करने के लिए 6 किलोमीटर अंदर। सोचिए 1 किलोमीटर की दूरी कितनी होती है और 6 किलोमीटर अंदर खोद चुके हैं। आप सोच सकते हैं कितनी गहराई में वो लोग गए होंगे। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है, हालांकि अगर आप पहुंचना ही चाहते हैं तो कितना चलना पड़ेगा आपको, 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना पड़ेगा, तब आप जाके पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच पाएंगे। लेकिन ये असंभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए कि ये पृथ्वी के अंदर क्या है, आग है, तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि अगर आप पहुंचना हो तो कम से कम आपको 6000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, यानी 6000 किलोमीटर गड्ढा खोदना होगा, तब आप जा कर के वहाँ पर पहुँच पाएंगे। जबकि ये तो मात्र 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की बात है, जबकि 6000 वो बता रहा है। सोच सकते हैं कि कितनी हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, लगभग 6300 कुछ है, 6371 के करीब है। लेकिन यहाँ वो 6000 आपको मोटे तौर पर दे रहा है, लेकिन ये 6300 कुछ है। ओके, तो ये समझ लीजिए कि विश्व की सबसे गहरी जो खान है वो दक्षिण अफ्रीका में है, 4 किलोमीटर उसकी गहराई है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले आप पृथ्वी को अपने देख लीजिए, इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, पृथ्वी पर बेसिकली 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। जैसे आपने प्याज देखा होगा ना, प्याज में कई परतें होती हैं, एक लेयर उतारते जाओ, या फिर आपने पत्ता गोभी देखा होगा ना, तो ऐसे पृथ्वी में परतें हैं। तो ये सबसे जो ऊपरी परत होती है इसको परपटी बोलते हैं। ओके, ये अपना स्थल मंडल है, जहाँ जहाँ स्थल है, स्थल भाग का जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या है, परपटी। ये देखिए परपटी, इसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। ओके, फिर ये देखिए दूसरी जो परत आती है, ये वाली, ये जो पीले कलर की है, ये है मेंटल। ये जो पीले कलर की, ये मेंटल है। ओके, यानी क्रस्ट, मेंटल, और ये जो अंदरूनी भाग है इसको कहते हैं कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसी को हिंदी में बोलते हैं सियाल, सीमा, निफे।
तो अभी हम लोग बोलेंगे पढ़ेंगे कि सियाल क्यों कहते हैं, सीमा क्यों कहते हैं, निफे क्यों कहते हैं, सारी चीज़ें। पहले आप यहाँ तो थोड़ा सा समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अंदर क्लियर हो जानी चाहिए कि 3 परतों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। परपटी यानी क्रस्ट, मेंटल यानी कि सीमा आप कह सकते हैं, और ये निफे यानी कि कोर। अब यहाँ पर है पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्यास की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। ओके, जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी वही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है कि पृथ्वी एक प्यास की तरह बनी है जिन पर कई परतें हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। ये देखिए, ये परपटी मैंने आपको बताया, यह सबसे पतली परत होती है। ओके, यह महाद्वीपीय सहमति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। अभी जो परपटी होती है यानी जो क्रस्ट होता है, ये अगर महाद्वीपीय भाग में देखेंगे यानी कहाँ, जहाँ पर लैंड है, जैसे महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और भी यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, जितने भी महाद्वीप हैं, अगर वहाँ देखेंगे तो इसकी मोटाई कितनी है इस परत की, 35 किलोमीटर। लेकिन अगर हम महासागर के अंदर देखें, क्योंकि महासागर के अंदर भी क्या पाया जाता है, ज़मीन, तो महासागर के अंदर इसकी जो परत है उसकी मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर। जैसे एक मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जैसे इस टाइप का होता है ना, ऐसे। तो ये जो ऊपर उठा वाला भाग है महाद्वीप है और ये महासागर है। तो अब जो परत होता है वो कुछ ऐसे ही होता है, ये देखिए इस टाइप की ये परत होती है। तो अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ की मोटाई देखिए ज़्यादा है, ये लगभग 35 किलोमीटर मान लीजिए, और यहाँ की देखिए तो ये 5 किलोमीटर, वही आपको समझा रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से। फिर आगे, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी है। ओके, जो महाद्वीप यानी ऊपरी भाग है वो सिलिका और एल्यूमिना से बना है। सिलिका यानी SI और एल्यूमिना मतलब AL, इसलिए हम इसको सियाल बोलते हैं। देखिए आपको पता चल गया ना सियाल क्यों बोलते हैं ऊपरी परत को, क्योंकि सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है। तो सिलिका का SI ले लिया और एल्युमिनियम का AL ले लिया तो हो गया सियाल। ओके, सियाल। तो इसलिए जो परपटी है उसको हम लोग सियाल भी बोल देते हैं। ओके, यहाँ पर आपको आगे बताया भी गया है, इसलिए इसे सियाल यानी SI मतलब सिलिका और AL मतलब एल्युमिना। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। अब जो महासागरीय भाग है, मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था, कुछ इस टाइप का होता है। ओके, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है तो सियाल है, लेकिन ये वाला जो भाग है ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। सिलिका और मैग्नीशियम, SI मतलब सिलिका, MG या MA कह लीजिए, MA मतलब मैग्नीशियम, यानी कि इसका नाम होगा सीमा। तो इसको बोलते हैं सीमा परत। ओके, सियाल सीमा हो गया। अब एक आता है निफे। तो वही चीज़ आपको यहाँ समझा रहा है, थोड़ा सा आप समझिए। कह रहा है कि जो महाद्वीपीय भाग है वो सियाल कहलाता है, जो महासागरीय प्लेटें जहाँ पर हैं उसको सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होने के कारण सीमा भी कहते हैं। देखिए, परपटी के नीचे मेंटल होता है, परपटी के नीचे यानी कि जो क्रस्ट होता है उसके नीचे मेंटल, फिर कोर आ जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट यानी परपटी पढ़ा है। परपटी जिसे आप भूपरपटी कहते हैं। तो भूपरपटी के 2 भाग हैं, एक तो महाद्वीपीय भाग, एक महासागरीय भाग। महाद्वीपीय भाग 35 किलोमीटर होता है, जिसकी मोटाई 35 किलोमीटर, और जो सियाल से बना होता है यानी सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। और एक दूसरा पार्ट इसका होता है मैग्नीस वाला, जिनमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, जिसको हम कहते हैं सीमा। ओके, तो 2 चीज़ें आपने समझ ली। अब यहाँ पर है जो तीसरी बात कर रहा है वो है परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है। तो मेंटल देखिए सबसे मोटी परत होती है, जो पीले कलर का आपको मैंने दिखाया था, ये है मेंटल। ओके, और ये 2900 किलोमीटर इसकी मतलब मोटाई है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ दिया है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक परत है। ओके, एक प्लेट है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर परत की मोटाई ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा है। यहाँ पर ये जल आ गया है तो मोटाई कम हो गई है। यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, ये महाद्वीपीय भाग है, महासागरीय भाग है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो महासागरीय परपटी है, देखिए ये कितनी पतली है और यहाँ देखिए कितनी मोटी हो जाती है। तो वही चीज़ आपको बता रहा है। जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है, मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी है, इसे निफे कहते हैं। अब ये जो कोर है यानी सबसे अंदरूनी भाग, ओके, ये जो कोर है सबसे अंदरूनी भाग, जैसे सियाल, सीमा, निफे, तो निफे जो है एन आई मतलब निकिल और एफ मतलब फेरस, यानी कि निकिल और लोहे की जो बनी है उसी इसीलिए उसको निफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। ओके, ये देखिए ये काफ़ी उच्च होता है यहाँ पर दाब और ताप, देखिए एकदम लाल लाल है, यानी कि ताप बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा, देखिए है तो ये द्रव, लेकिन ये ठोस की अवस्था में रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा दबाव रहता है कि वो द्रव अवस्था में रह ही नहीं पाता है। क्या आप जानते हैं, ये भी पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बुक को जब आप पढ़ें। तो क्या आप जानते हैं, या जो बगल में कोई साइड में कुछ दिया है तो उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये कंपटीशन में अक्सर पूछ लिया जाता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। मैंने बताया था परपटी बहुत कम है, बहुत पतला परत है, 35 किलोमीटर या महासागरीय भाग में 5 किलोमीटर। और अगर आप मेंटल को देखेंगे तो 2900 किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है। मेंटल 15%, मेंटल एवं सॉरी ये कह रहा है, फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ। जो परपटी है वो 1% में है, और जो मेंटल है वो 84%, और जो कोर है यानी क्रोड है अंदर का भाग, वो है 15%। ओके, और पृथ्वी की त्रिज्या 6371, मैंने आपको पहले ही बता दी, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। ओके, तो जो क्रस्ट है उसकी अधिकतम मोटाई 35 किलोमीटर, जो मेंटल है उसकी 2900 किलोमीटर, फिर 2900 से पूरा का पूरा जो आता है वो आपका क्रोड हो जाता है, यानी कोर जिसे कहते हैं अंदरूनी भाग, वो 15% है। क्रोड पृथ्वी के पूरे आयतन का 15%, मेंटल पृथ्वी के पूरे आयतन का 84%, और परपटी 1%। फिर यहाँ पर शैल एवं खनिजों की बात की गई है। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। जो मैंने भूपरपटी आपको बताया वो अनेक प्रकार की शैलों से बनी है। ओके, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल किसे कहते हैं? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग एवं आकार एवं गठन के हो सकते हैं। अब यहाँ कुछ शैलों के प्रकार दिए हुए हैं। जैसे शैल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय शैल, जिसे इंग्लिश में इग्नियस कहते हैं, फिर अवसादी शैल जिसको सेडिमेंट्री कहते हैं, फिर कायांतरित शैल जिसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। ओके, तो 3 शैलें हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में यहाँ डिटेल भी दिया है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, पिघला हुआ भाग जो है उसे मैग्मा कहते हैं। ओके, जहाँ से आप देखिए कभी ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा बाहर निकलता है, फिर वो लावा कहलाता है। तो जब अंदर रहता है पृथ्वी के पिघले हुए अवस्था में तो उसको मैग्मा कहते हैं, जब बाहर निकल आता है तो उसी का नाम लावा हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। कहा जाता है कि सबसे पहले आग्नेय शैल का ही निर्माण हुआ, क्योंकि आग्नेय शैल का निर्माण कैसे होता है? द्रवित मैग्मा के ठंडा होने से। ओके, पृथ्वी के अंदर बहुत सारा मैग्मा पाया जाता है, यानी द्रवित अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो ताकत लगाते हैं ऊपर आने के लिए, प्रेशर डालते हैं, तो कभी कभी वो परपट्टी को तोड़कर ऊपर आ जाते हैं, तो ज्वालामुखी कहते हैं कि भाई ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया। और जब वो ऊपर नहीं आ पाते हैं तो अंदर ही अंदर गिर के ठंडे हो जाते हैं और आग्नेय शैल का वहाँ पर निर्माण हो जाता है। ये सब डिटेल में जब पढ़ा जाएगा तब पढ़ा जाएगा, अभी तो फिलहाल इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि
आग्नेय सेल का निर्माण सबसे पहले हुआ था। जैसे माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है ये सबसे पहले आग का गोला थी। तो जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई यानी कि इसका ताप कम होना शुरू हुआ तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ। क्योंकि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? द्रवित लावा के ठोस होने से, यानी कि जो गर्म लावा है जब वो ठोस हो जाता है। तो पृथ्वी पहले एकदम गर्म थी, लाल लाल थी, तो जब वो धीरे धीरे ठंडी हुई तो सबसे पहले आग्नेय सेल का ही निर्माण हुआ, इसलिए इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। अंतर्भेदी सेल, बहिर्भेदी सेल। ओके, तो अंतर्भेदी सेल, जैसे कोई द्रवित मैग्मा है वो अंदर ही रह गया, ऊपर विस्फोट नहीं हो सका और अंदर ही ठंडा हो गया, तो अंतर्भेदी सेल का निर्माण हुआ। अब जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया तो जो लावा ऊपर आया, बहा और आसपास के क्षेत्रों में फैला, तो उससे भी तो सेल का निर्माण हुआ, तो वो हो जाता है आपका बहिर्भेदी आग्नेय सेल। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, यानी मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। ओके, मैंने सब सारी चीज़ें आपको बता दी, अब इसको समझ लीजिए। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। तो बेसाल्ट जो है ये किस प्रकार की सेल है? आग्नेय सेल। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। ओके, इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो अंदर ही ठंडा हो जाता है उसको कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय सेल। जो ज्वालामुखी के विस्फोट के साथ ऊपर आ जाता है फिर ठंडा हो जाता है तो उसको कहते हैं बहिर्भेदी आग्नेय सेल। फिर है धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। ओके, तो ग्रेनाइट भी क्या है? आग्नेय सेल है, यानी ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब आग्नेय सेल है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल, अब जैसे सेल बन गया, आग्नेय सेल का निर्माण हो गया। अब ये सेलें क्या होती हैं? लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये आदृढ़ अवसाद बदलकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। ओके, तो अवसादी सेलों का निर्माण वास्तव में आग्नेय सेलों से ही होता है। यानी आग्नेय सेल जब टूट फूट जाते हैं, चटक फटक जाते हैं, लुढ़क कर एक स्थान पर कहीं जमा हो जाते हैं, धीरे धीरे वहाँ एक परत बन जाती है, तो फिर उसे ही अवसादी सेल कह देते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। जैसे बलुआ पत्थर किससे बनता है? रेत के दानों से। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे के जीवाश्म भी हो सकते हैं। सड़े गले पदार्थ को जीवाश्म कहते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाता है। अब जो आग्नेय एवं अवसादी सेल हैं ये कभी कभी कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं उच्च ताप और दाब के कारण। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो जो चिकनी मिट्टी है ये किस में परिवर्तित हो जाती है? स्लेट में। चूने का पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो संगमरमर कैसा पत्थर है? कायांतरित। फिर सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर एक खेल का नाम है। ओके, चिबिड्डी, चिबिड्डी ये सब खेल का नाम है। पिट्ठू, स्टापू या किटकिट कहीं कहीं इसको बोलते हैं। 5 पत्थर है जिसको गिट्टी बोलते हैं। आपने गिट्टी सुना होगा, 5 पत्थर लेकर फिर उसको हाथ पर ऐसे ऐसे उछालते हैं ना, तो लड़कियां अक्सर ये गेम खेलती हैं। ये किटकिट मेरे ख्याल से जो ऐसे 4 खाने बना देते हैं, 4 खाने जितने खाने, फिर इसमें कीत 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 खेलते हैं, शायद यही है। और 7 पत्थर पिट्ठू वाला तो गेम नहीं जानता हूँ।
आप अपने दादी दादा माता पिता पड़ोसियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों के लिए जानकारी प्राप्त कीजिए, आपसे कह रहा है। ओके। फिर ये देखिए ताजमहल बना हुआ है तो ये संगमरमर से बना है। लाल बलुआ पत्थर से आपका ये लाल किला बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। ओके, यानी एक सेल जब दूसरे में परिवर्तित हो जाता है तो उसको सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ से मैग्मा निकला, ये ठंडा होकर आग्नेय सेल बन गया। आग्नेय सेल में टूटन फूटन हुई, यानी चटक फटक गया, टूट फूट गया। फिर वो इकट्ठा होकर के अवसादी सेल बना लिया। अवसादी सेल में ताप और दाब के कारण यहाँ पर कायांतरित सेल का निर्माण हो गया। ओके, कायांतरित सेल फिर टूट फूट कर धीरे धीरे मैग्मा का रूप धारण कर लिया और यहाँ पर फिर ये आप समझ सकते हैं, फिर यहाँ से आपका आग्नेय सेल शुरू हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है इसको सेल चक्र बोलते हैं, यानी कि एक चक्र चलता रहता है। सेल विभिन्न खनिजों से बने होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, ये भी क्या है, एक प्रकार का सेल ही का रूप है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनका उपयोग उद्योगों, औषधि उर्वरक में भी होता है। लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये भी सेलों में ही पाए जाते हैं। आपके ज़िले में कौन कौन से, आपके प्रदेश में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, सब आपको बताना है। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेलों का निर्माण कैसे होता है, पृथ्वी के अंदर क्या है, आप समझ गए होंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए।